नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्यूटोरियल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका चैप्टर नंबर, आज हम पढ़ेंगे 41 का पार्ट नंबर, आखिरी पार्ट इसका पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है इस चैप्टर का 41 जो है आपका आर्थिक जीवन में परिवर्तन 1858 ईस्वी से लेकर 1947 तक, 1947 ईस्वी तक जो भी है इसके बारे में जो है हमने पढ़ा। 4 पार्ट इसका पढ़ लिया। आज हम इसका जो है जो आपका भाग जो है बच गया है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो भारतीय धर्म का परिगमन, इसको हम लोग नहीं पढ़ा था। इससे पहले जो है हम लोग ने ऊपर का पार्ट पढ़ लिया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय धर्म का परिगमन। तो रेल मार्गों के निर्माण और आधुनिक जहाज़ों के निर्माण से भारत के विदेश व्यापार में वृद्धि हुई। स्वेज नहर खुल जाने से भारत और यूरोपियों के मध्य की दूरी कम हो गई और इससे इंग्लैंड व भारत के बीच वस्तुओं के आयात निर्यात में वृद्धि हुई। तो रेल मार्गों के निर्माण और आधुनिक जहाज़ों के निर्माण से भारत के विदेश व्यापार में वृद्धि हुई। स्वेज नहर खुल जाने से भारत और यूरोप के मध्य की दूरी कम हो गई और इससे इंग्लैंड व भारत के बीच वस्तुओं के आयात निर्यात में वृद्धि हुई। 19वीं सदी के अंत तक भारत के से कपास, जूट, चाय, चावल, गेहूँ, बीज और चमड़े जैसी वस्तुएं निर्यात होने लगी और बाहर जाने वाली वस्तुओं में जूट से बनी वस्तुएं सबसे महत्वपूर्ण थी। भारत में प्रमुख रूप से मशीनें, धात्विक वस्तुएं, कपड़े और अन्य उत्पादित वस्तुएं आयात की जाती थी। 20वीं सदी में भारत का विदेश व्यापार तेजी से बढ़ा। आयात निर्यात की दशा और वस्तुओं की किस्मों में परिवर्तन हुआ। 19वीं सदी में भारत का विदेश व्यापार मुख्य रूप से इंग्लैंड के साथ था। 20वीं सदी में 20वीं सदी में भारत का विदेश व्यापार तेजी से बढ़ा। आयात निर्यात की दशा और वस्तुओं की किस्मों में परिवर्तन हुआ। 19वीं सदी में भारत का विदेश व्यापार मुख्य रूप से इंग्लैंड के साथ था। 20वीं सदी में अमेरिका, जापान, जर्मनी और कुछ अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। इन देशों के साथ व्यापार में वृद्धि होती गई और इस बीच आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की विविधता में कुछ परिवर्तन हुए। तो 20वीं सदी में अमेरिका, जापान, जर्मनी और कुछ अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। इन देशों के साथ व्यापार में वृद्धि होती गई और इस बीच आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की विविधता में भी कुछ परिवर्तन हुए। नेक्स्ट, जैसे जैसे भारतीय उद्योगों का विकास होता गया वैसे वैसे उत्पादित वस्तुओं के आयात में कमी आ गई। भारत अपनी उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करने लगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं था कि भारत आर्थिक विकास के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। तो जैसे जैसे भारतीय उद्योगों का विकास होता गया वैसे वैसे उत्पादित वस्तुओं के आयात में कमी आई और भारत अपनी उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करने लगा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं था कि भारत आर्थिक विकास के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। ब्रिटिश शासन के पूरे दौर में ब्रिटिश शासन के पूरे दौर में भारत का धन लगातार इंग्लैंड पहुंचता रहा और ब्रिटिश स्वामित्व के उद्योगों और व्यापार से होने वाला लाभ इंग्लैंड भेजा जाता था। तो ब्रिटिश शासन के पूरे दौर में भारत का धन लगातार इंग्लैंड पहुंचता रहा और ब्रिटिश स्वामित्व के उद्योगों और व्यापार से होने वाले लाभ इंग्लैंड भेजा जाता था। भारत सरकार द्वारा वसूल किए गए राजस्व का एक बड़ा हिस्सा भी गृह प्रभार या स्वदेश शुल्क, होम चार्जेस के नाम पर इंग्लैंड पहुंचता था। भारत में शासन करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए खर्च, जैसे भारत सचिव के कार्यालय का खर्च और भारत के राजस्व पे व्यय किया जाता था। तो भारत सरकार द्वारा वसूल किए गए राजस्व का एक बड़ा हिस्सा भी गृह प्रभार या स्वदेश शुल्क, होम चार्जेस के नाम पर इंग्लैंड पहुंचता था और भारत में शासन करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा किया गया खर्च, जैसे भारत सचिव के कार्यालय का खर्च और भारत के राजस्व से व्यय किया जाता था। भारत के ब्रिटिश अधिकारी अपने वेतन का एक हिस्सा इंग्लैंड भेजते थे तथा सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन भारत के राजस्व से व्यय की जाती थी। तो भारत के ब्रिटिश अधिकारी अपने वेतन का एक हिस्सा इंग्लैंड भेजते थे तथा सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन भारत के राजस्व से व्यय की जाती थी। एक अनुमान के अनुसार 19वीं सदी के अंतिम दशक में भारत में वसूल किए गए राजस्व का एक तिहाई भाग इंग्लैंड भेज दिया जाता था। तो एक अनुमान के अनुसार 19वीं सदी के अंतिम दशक में भारत में वसूल किए गए राजस्व का एक तिहाई भाग
इंग्लैंड भेज दिया जाता था। धन निष्कासन का सिद्धांत क्या था? तो धन निष्कासन का सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। उन्होंने इस मान्यता को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को लूट रहा है। तो धन निष्कासन का सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। उन्होंने इस मान्यता को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश की संपदा को लूट रहा है। भारतीय पूंजी के निष्कासन की चर्चा करने वाले लोगों में रमेश चंद्र दत्त एक प्रमुख नाम है। उन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में धन निकासी की चर्चा की है। और 27 फरवरी 1901 को अपने भाषण में उन्होंने कहा कि भारत से हो रही धन निकासी का उदाहरण आज तक विश्व के किसी अन्य देश में ढूंढने से नहीं मिल सकता है। ठीक है। तो भारतीय पूंजी के निष्कासन की चर्चा करने वाले लोगों में रमेश चंद्र दत्त एक प्रमुख नाम है। उन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में धन निकासी की चर्चा की है। और 27 फरवरी 1901 को अपने भाषण में उन्होंने कहा कि भारत से हो रही धन निकासी का उदाहरण आज के तक विश्व के किसी अन्य देशों ढूंढने से नहीं मिल सकता। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। और दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत को अनिष्टों में सर्वाधिक अनिष्ट विल ऑफ ऑल इविल्स की संज्ञा दी थी। तो 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नौरोजी के धन निकास के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया। और दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत को अनिष्टों में सर्वाधिक अनिष्ट विल ऑफ ऑल इविल्स की संज्ञा दी। मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष जॉन सिल्वर ने कहा कि हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है और जिसके द्वारा गंगा तट से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लिया जाता है अतः टेम्स नदी के किनारे लाकर से निचोड़ जाता है। तो मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अध्यक्ष जॉन सुलिवन ने कहा कि हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है जिससे कुछ गंगा तट से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लिया जाता है तथा टेम्स नदी के किनारे लाकर उसे निचोड़ दिया जाता है। ठीक है। नेता लोगों की आर्थिक दशा। तो भारतीय समाज में जिन दो नए वर्गों का उदय हुआ था वे थे पूंजीपति और औद्योगिक मजदूर और इनके अतिरिक्त एक अन्य वर्ग मध्य वर्ग था। प्रशासनिक व्यवस्था व्यापार और उद्योग के विस्तार के साथ साथ मध्यम वर्ग की संख्या व महत्व तेजी से बढ़ता गया। अनेक व्यक्तियों ने कानून अध्यापन इंजीनियरिंग और व्यापार संबंधी व्यवसाय अपनाए और इन नए वर्गों ने भारत के इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा भारत की पुरानी परंपराओं के स्थान पर आधुनिक ढंग से व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय जनता की आर्थिक दशा की प्रमुख समस्या उनकी अत्यधिक गरीबी थी। प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय की यदि ठीक से गणना की जाए तो इससे देश की सामान्य आर्थिक दशा की सूचना मिल जाती है। भारत में ऐसी आय का अनुमान समान रूप से ही लगाया गया है कि है वैसे ही एक अनुमान के अनुसार 1947 में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय आपका 228 रुपये थी अर्थात प्रतिदिन 1 रुपये से भी कम प्रति व्यक्ति आय थी। समाज के अलग अलग वर्गों की आय अलग अलग थी। जमींदारों कारखानों मालिकों व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लोगों की आय अधिक थी। उनकी तुलना में छोटे किसानों खेतीहर मजदूरों की आय अत्यंत कम थी। कम आय वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी तथा उनका जीवन स्तर बहुत निम्न था। तो समाज के अलग अलग वर्गों की आय अलग अलग थी। जमींदारों कारखाना मालिकों व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लोगों की आय अधिक थी और इनकी तुलना में छोटे किसानों खेतीहर मजदूरों की आय अत्यंत कम थी। कम आय वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी तथा उनका जीवन स्तर कम था। सरकार ने ग्रामीण जीवन को उन्नत बनाने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं किए। इसके विपरीत उसने भू राजस्व बढ़ा दिया तथा कई प्रकार के अतिरिक्त कर लगा दिए। परिमान्यतः छोटे किसान अपने जीवन से वंचित हो गए और भूमिहीन मजदूर बन गए। इस प्रकार के शोषण के विरुद्ध 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत के अनेक भागों में किसानों ने विद्रोह किया। सेना और प्रशासन पर होने वाले अत्यधिक व्यय के कारण भारत दरिद्र बना रहा और जमींदार धनी किसान और महाजन भी गांव के गरीब लोग जैसे काश्तकारों भूमिहीन मजदूरों निम्न जाति के लोगों ने और आदिवासियों का शोषण करते रहे। बागानों और कारखानों के मजदूरों की दशा अच्छी नहीं थी। यद्यपि 1881 ईस्वी में काम के घंटे नौकरी करने की न्यूनतम आयु और न्यूनतम वेतन के बारे में कानून बनते रहे परंतु उन्हें सख्ती से लागू नहीं किया गया। तो बागानों और कारखानों के मजदूरों की दशा अच्छी नहीं थी। यद्यपि 1881 ईस्वी में काम के घंटे नौकरी करने की न्यूनतम आयु और न्यूनतम वेतन के बारे में कानून बनते रहे परंतु उन्हें सख्ती से लागू नहीं किया गया। ठीक है।
लेबर स्वराज पार्टी नाम से भारत की पहली मजदूर किसान पार्टी की स्थापना बंगाल में की गई। तो लेबर स्वराज पार्टी के नाम से भारत की पहली मजदूर किसान पार्टी की स्थापना बंगाल में की गई। सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। सन 1937 में मानवेंद्र नाथ राय ने लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेस तथा सोमेंद्र नाथ टैगोर ने क्रांतिकारी साम्यवादी समाज की स्थापना की। तो सन 1937 में मानवेंद्र नाथ राय ने लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेस तथा सोमेंद्र नाथ टैगोर ने क्रांतिकारी साम्यवादी समाज की स्थापना की। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना हुई। 1920 में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना हुई और इसने मजदूर आंदोलन को संगठित करने और मजदूरों के हितों की रक्षा के प्रयास का मार्ग प्रशस्त किया। भारतीय पूंजीपति वर्ग और मध्यम वर्ग भी प्रभावित हुआ और ब्रिटिश उद्योगपतियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त होने के कारण उन उद्योगों के विकास में बाधा पहुंची जिन पर भारतीय पूंजीपतियों का नियंत्रण था। ठीक है, भारतीय पूंजीपतियों ने राजनीतिक अधिकारों और भारत के आर्थिक हितों की रक्षा एवं वृद्धि के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी। भारतीय राष्ट्रवादी आरंभ से ही देश के गरीबी और आर्थिक दशा के विषय में चिंतित रहे हैं। वे सरकार की उत्पीड़क भू राजस्व नीति, भारतीय धन का ब्रिटेन की ओर प्रभाव और भारतीय साधनों को विकसित करने में सरकार की असफलता के विरुद्ध लगातार विरोध प्रकट करते रहे। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के आर्थिक विकास के संबंध में एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 1938 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के आर्थिक विकास के संबंध में एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। ठीक है, इस प्रकार हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया। यहाँ पर आपका एक प्रमुख कारखाना अधिनियम, इसको पढ़ते हैं। तो कारखाना अधिनियम और किससे कौन से उसमें आपका जो गवर्नर जनरल और वायसराय थे जब आपका कारखाना अधिनियम पारित हुआ था, लागू हुआ था। तो कारखाना अधिनियम 1881 में उस समय आपके वायसराय थे लॉर्ड रिपन। कारखाना अधिनियम 1891 लॉर्ड लिंचटाउन वायसराय थे। कारखाना अधिनियम 1911 वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। कारखाना अधिनियम 1922 वायसराय लॉर्ड रीडिंग के समय में। कारखाना अधिनियम 1934 लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। और कारखाना अधिनियम 1944 लॉर्ड बेवल के समय में। तो आपका जो ये है कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन के समय में। कारखाना अधिनियम 1891 लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग दो के समय में। कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग के समय में। कारखाना अधिनियम 1934 लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। और कारखाना अधिनियम 1944 लॉर्ड बेवल के समय में। ये आपका है कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन। कारखाना अधिनियम 1891 लॉर्ड लैंसडाउन। कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग। और कारखाना अधिनियम 1934 लॉर्ड वेलिंगटन। और कारखाना अधिनियम 1944 लॉर्ड बेवल के समय में। ठीक है, तो आपका वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।